लड़की इतना सुंदर होती है कि जो भी उसको देखता है उसके प्यार में इस तरह से पागल हो जाता है। उसकी खूबसूरती को देख करके हर किसी का लार टपकने लगता है और उसके दिमाग में यही सोच होने लगती है कि काश ये लड़की मेरे साथ होती, इसके साथ मेरी दोस्ती हो जाती और इसके साथ मेरा शारीरिक संबंध हो जाता। क्योंकि लड़की दिखने में जितना खूबसूरत थी उतना ही काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कोमलता भी था और उसके फिगर भी इस तरह से थे कि कोई भी आदमी एक ही नज़र में देखते देखते वो लड़की लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी। और यही वजह था कि इसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़के घूमा टहला करते थे और लड़कों के बीच में रहना इसको बहुत काफ़ी पसंद भी होता था। और ये लड़की का जो स्टेटस होता था ये लड़कों जैसा ही होता था। ये जींस पैंट भी पहनती थी, मोटरसाइकिल भी चलाती थी और ट्रैक्टर भी चलाती थी। क्योंकि इसके पिता जो होते हैं वो गांव के एक बड़े काश्तकार होते हैं, किसान होते हैं और इसके वजह से उन्होंने घर में एक ट्रैक्टर ला रखा था। लेकिन जब ये लड़की को टाइम मिलता तो ये ट्रैक्टर भी चलाती और ट्रैक्टर चलाती, बाइक चलाती, जींस कपड़े पहनती, लड़कों की तरह ये अपना हेयर स्टाइल भी रखती थी। काफ़ी कुछ इसके शौक थे, लेकिन सारे शौक तो समझ में आते थे। लेकिन इसके जो एक सबसे बड़ा शौक था वो शौक ये था कि लड़कों को अपने मुट्ठी में रखना और लड़कों को अपना दीवाना बनाना और लड़कों को अपने उंगली पर नचाना। इसका सबसे बड़ा ख्वाहिश यही था। और इसी के वजह से एक दिन ऐसा होता है और ये लड़की ऐसे फिसलती है कि फिसलते फिसलते इस तरह से फिसल जाती है कि बहुत कम ही उम्र में, लगभग 16 से 17 साल की उम्र में इसके ऊपर न जाने कितने लोग आते हैं, गुजर जाते हैं और दोस्ती करते हैं और इसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अब यहाँ तक कि जब इस लड़की की शादी हो जाती है और जब ये अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में भी इसके बहुत सारे अवैध संबंध बनाती है, अब बहुत सारे लोगों के साथ बनाती है। यहाँ तक कि उसको खुद भी पता नहीं होता है कि उसके साथ कितने लोगों के साथ दोस्ती हुआ और कितने लोगों के साथ उसके शारीरिक संबंध बने। और ऐसा चल चल के एक बार ऐसा होता है कि इसी बीच में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। बल्कि इसका परिणाम इतना भयंकर होता है कि आपको देख करके या आपको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक स्टोरी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली और बरेली में एक थाना लगता है बहेड़ी। बहेड़ी गांव के फरीदपुर के रहने वाले गंगाराम की दूसरी नंबर की ये बेटी थी और गंगाराम की गिनती गांव के बड़े किसानों में होती थी और संपन्न परिवार में से एक थी। गंगाराम की 3 शादियां हुई थी और पहली पत्नी का नाम रमा था जो बीमारी के वजह से मौत हो गई थी और दूसरी पत्नी का नाम इनके सुरा होता है जो घर की कलेश की वजह से ये आत्महत्या कर लेती है। और इनके तीसरी पत्नी का नाम होता है रेशमा होता है जो रेशमा के 4 बच्चे होते हैं। रेशमा के 4 लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। पहली बेटी का शादी रेशमा कर देती है जिसका नाम ललिता होता है और दूसरी लड़की का नाम गीता होता है जिसकी आज हम सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज होता है और दूसरे बेटे का नाम जो छोटा होता है उसका नाम चैतन्य होता है। अब ये जो गीता होती है इसकी जब उम्र लगभग 16-17 साल पहुंचती है तो इसके शरीर में जो बदलाव होते हैं वो बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सुंदर होते हैं। जो भी इसको देखता है
उसको देखते रह जाता है और इसका दीवाना हो जाता है। अक्सर करके ये लड़की का जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो इसके जो बॉडी में जो बदलाव आ रहे थे और इसके जो शौक बढ़ रहे थे, ये कहीं ना कहीं आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा भयानक होने लगता है। होता यह है कि ये लड़की जब खेत में ट्रैक्टर चलाने जाया करती थी या लड़कों के साथ में घूमना घामना इसका शौक होता था, तो अक्सर आप जानते होंगे कि आज के ज़माने में जब एक लड़का और एक लड़की के साथ दोस्ती होता है तो आपसे मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, आप तो खुद समझदार होंगे कि जहाँ पे एक सुंदर लड़की हो और जहाँ पे कुछ लड़के हों तो वहाँ पे क्या होता है। ठीक इसी प्रकार से गीता के लाइफ में बहुत सारे लड़के आते गए और लड़कों के साथ ये दोस्ती करती गई और जो भी लड़का इसको देखता था वो चुम्बक की तरह इससे लिपट जाता था और गीता भी उसको अच्छा से भाव देती थी और गीता को इसके बदले में ऐश आराम भी चाहिए था और साथ में इसको पैसा भी चाहिए था। अब ये कुछ दिन तक मामला इस तरह से गुजरता रहा और गुजरते गुजरते जब ये मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो एक दिन इनके जो पिताजी होते हैं गंगाराम, इनके कान तक के एक मैसेज आता है गांव से कि जो तुम्हारी लड़की है वो बहुत सारे लड़कों के साथ घूमती है, अय्याशबाजी करती है। तो जब ये सुनते हैं इस बात को तो इनको बहुत दुख होता है कि मैं लड़की को अपने इतना लाड प्यार से पाला हूँ और इसको मैंने आज तक किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं किया हूँ और ये लड़की जो मांगती थी, जो उसको मिलता था, जिस चीज़ की इसे रिक्वायरमेंट होती थी उसको अक्सर हम दिया करते थे, लेकिन अब इस लड़की के वजह से हमारा नाक कान कट जा रहा है। उनको बहुत चिंता होती है और वो लड़की को बुलाते हैं और उसको काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं और बहुत काफ़ी उसके माँ और बाप उसको समझाते हैं, लेकिन जब एक बार लड़की बहक जाती है, जब वो अपना रास्ता बदल लेती है और जब उसे मर्दों का सुख प्राप्त हो जाता है तो दोबारा उस लाइन पर आना ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। और कहीं ना कहीं इस मामले में उनके माँ बाप की भी गलती होती है, जो उन्हें ये चीज़ पहले से ही देखना चाहिए था कि हमारी लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, लेकिन उसको अनदेखा करके और उनके ऊपर केयर ना करके, और जब ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है तो इतना भयंकर रूप लेता है कि उस समय कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। लिहाजा इनके माँ पिताजी को जब चिंता होने लगी तो ये लोग ये लड़की को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं और जब लड़की नहीं मानती है इसको घर से बाहर भी जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब एक बार जिस चीज़ को चस्का लग जाता है तो वो समझ नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से गीता का था। गीता को जहाँ भी जाती वहीं उसके काफ़ी फ्रेंड मिल जाते, काफ़ी लड़के मिल जाते और काफ़ी उसके साथ लोगों की उठना बैठना, आना जाना, घूमना टहलना, ये सब चलता रहता था। उसके बाद गंगाराम ने सोचा कि अब हम क्यों ना अपने लड़की की कहीं अच्छा एक लड़का देख करके शादी करवा देते हैं। तो ये अपना लड़की का रिश्ता ले करके बरेली के ही आसपास एक गांव होता है और उसी गांव में ये जाते हैं और अपने बेटी का रिश्ता लेकर के रामानंद के घर पहुंच जाते हैं, जिनका गांव होता है। और ये खेड़ा में रामानंद के घर पहुंचता है अपने बेटी की रिश्ता लेकर के। तो रामानंद के भी 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। लड़की की शादी करा देते हैं और जो लड़का होता है उसका नाम मनोज होता है और वो लड़का बड़ा होता है और उससे छोटा एक लड़का और होता है। लिहाजा लड़का बड़ा होने के नाते से मनोज के लिए रिश्ता लेकर के ये उनके घर गंगाराम पहुंचते हैं और
फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं, और फ़ोटो तो बहुत खूबसूरत होता है, लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है। तुरंत जैसे ही फ़ोटो दिखाना चालू होता है, दोनों तरफ से रिश्ता मंजूर हो जाता है, और रीति रिवाज के हिसाब से इन लोगों का आपस में शादी भी हो जाता है। और शादी होने के बाद जैसे ही गीता रामानंद के घर पहुंचती है, तो इनके घर में पहुंचती है, तो अब जो मनोज होता है वो गीता को देखकर बहुत काफ़ी खुश होता है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात जरूर आता है कि भगवान जिस तरह से वो अपने लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को चुनना चाह रहा था, कहीं ना कहीं भगवान उसको उसी तरह से ही लाइफ पार्टनर दे दिए, क्योंकि बहुत हसीन थी गीता और बहुत सुंदर थी, इसलिए मनोज को बहुत पसंद आती थी। और तो और जब ये सुहाग रात का दिन हुआ, तो सुहाग रात वाले दिन में भी गीता ने उसको इतना अच्छा खुश कर दिया अपने हुस्न के जाल से कि मनोज पूरी तरह से दीवाना हो गया, और अपना दिल दिमाग सब कुछ गीता को सौंप दिया। और गीता भी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि गीता जिस तरह से लड़का चाहती थी अपने लाइफ पार्टनर के लिए, क्योंकि वो स्मार्ट हो, हट्टा कट्टा हो, उसकी बॉडी अच्छी हो, उसके सारे चीज़ अच्छे हों, दिखने में भी सुंदर हो, पढ़ा लिखा भी हो, और यहाँ तक कि सीधा साधा हो, जो गीता के अंगुली के इशारे पर नाचने वाला हो। फिर दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी दोनों जी रहे थे। 1 साल गुजर जाता है और गीता एक बच्चे को जन्म देती है। अब जब गीता एक बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय मनोज की जिम्मेदारी कुछ और बढ़ जाती है, और ये गीता और मनोज दोनों आपस में बैठ करके राय सलाह करते हैं और कहते हैं कि अब हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, लिहाजा हमको अब कुछ काम धंधा करना चाहिए। लेकिन गीता और मनोज ये डिसाइड करते हैं कि अब ये पैसा कमाने के लिए कहीं परदेश जाएगा, क्योंकि घर में इनके पास कोई काम धाम नहीं था, और खेती बाड़ी के जरिए इन लोगों का खर्चा पानी निकलता था, लेकिन खेती बाड़ी भी बहुत काफ़ी था, इस हिसाब से इनकी ज़िंदगी चलती रहती थी। अब मनोज जब बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया, तो गीता से ये कह कर के गया कि देखो, जैसे हम जा रहे हैं, हमारी इज्जत और मर्यादा को आप बनाए रखना, और मैं बहुत जल्द ही लौट करके आऊँगा। ये परदेश चला जाता है और परदेश जहाँ जा करके पैसा कमाने लगता है, लेकिन घर में अब बच जाता है उसका ससुर और उसकी सास गीता की। अब जो रामानंद होता है वो लंगोटे का बहुत ही कच्चा होता है। गांव में उसके बहुत सारे लोग उसको जानते रहते हैं कि रामानंद थोड़ा सा लौंडीबाज किस्म का आदमी है, और ये हट्टा कट्ठा है। जब भी रामानंद को शारीरिक संबंध बनाने की ज़रूरत होती, जब ये अपने पत्नी से कहता, तो इसकी पत्नी ये बात कह करके टाल देती थी कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब हम लोग शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, या उसका सुख हम नहीं दे सकते हैं। इसी के हिसाब से रामानंद भी भटकता रहता है, और ये लड़की की तलाश में घूमता फिरता रहता है, क्योंकि ये लंगोटे का बहुत कच्चा होता है। फिर एक दिन घर के अंदर ही इसकी नज़र इसके बहू के ऊपर जाता है, गीता के ऊपर, और गीता को देखता है, तो इसके दिल में ये बात आता है कि क्यों ना गीता के साथ हम इंजॉय करें, और इसको भी एक पति का ज़रूरत है और हमें भी एक पत्नी की ज़रूरत है, और हम दोनों की भूख प्यास मिट जाएगी अगर हम एक पहल करते हैं। फिर धीरे धीरे गीता के साथ में ये बातचीत करने लगता है, हंस हंस के बात करता है, घंटों घंटों बात करता है, और गीता थोड़ा थोड़ा इस बात को समझ सकती है, क्योंकि गीता बहुत पुराना खिलाड़ी है। इसके बाद में जब बच्चों को जब ये पकड़ता है, अपने पोते को, तब भी इस तरह से पकड़ता है कि गीता का जो
स्तन होता है वो रामानंद से टच हो जाता है। गीता समझ जाती है कि अब रामानंद को क्या चाहिए, और फिर दोनों में बातचीत, मीठी मीठी प्यार भरी बातें स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पहल कौन करे इस बात का अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो पाता है। फिर एक दिन का इत्तेफाक से रामानंद की पत्नी अपने मैके चली जाती है, और जिसका नाम बाला होता है। जब वो मैके चली जाती है तो रामानंद अकेले घर में रहता है, और उसकी बहू रहती है और उसका पोता रहता है। एक दिन बाहर जाता है रामानंद और आता है, और उसके बहू को बोलता है कि बहू, मेरा जिस्म में बहुत काफ़ी दर्द हो रहा है, मुझे एक गर्मा गर्म एक कप चाय बना के दो। अब ये बहू उठती है गीता, और उसको एक कप चाय बना के देती है, और वो चाय जैसे ही बना के लेके उसके पास पहुंचती है तो ये रामानंद चाय पीते पीते कहता है कि क्या करें, आज मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। लिहाजा गीता कहती है कि बाबूजी अगर दर्द हो रहा है तो आप बताइए, हम तेल मालिश कर देते हैं। उसके बाद फिर ये गीता कहती है कि ठीक है। अब उसके बाद ये तेल मालिश करने की जब बात कहती है तो रामानंद वही चाहता भी था, और जैसे ही ये बिस्तर पे जाती है, कपड़ा उतारता है, और जैसे ही ये तेल को लेकर के उसके शरीर को टच करती है, तुरंत ये रामानंद सिहर जाता है और उसको खींच करके अपने बाहों में भर लेता है। उसके बाद ये कहती है गीता कि अरे बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं, मैं आपके बेटे की बहू हूँ, और आप इस तरह से आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। तो रामानंद कहता है कि मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे बेटे की बहू हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम्हें भी उस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें भी उस चीज़ की ज़रूरत है। मेरी पत्नी भी मुझे अपने पास आने नहीं देती है, और तुम्हारा पति भी बाहर चला गया है, इसलिए हम दोनों क्यों ना ही एक दूसरे का हाथ थाम लें, और एक दूसरों का जो भी ख्वाहिश है वो पूरा कर लें। उसके बाद में फिर दोनों लिपट जाते हैं, और लिपटने के बाद में मजा मस्ती करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, और ये सिलसिला कुछ दिन जब से चलता रहता है। उसके कुछ दिन के बाद ही जो गंगाराम की पत्नी होती है वो अपने मैके से आ जाती है, और आने के बाद एक दिन इन दोनों को इसी कंडीशन में देख लेती है जहाँ पे ये लोग शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। जब ये बाला देखती है तो बहुत गुस्से में होती है, और ये सीधा बाहर निकल जाती है, और जाने के बाद वहाँ पे खड़ी रहती है। उसके कुछ देर के बाद जब गंगाराम घर के अंदर से बाहर निकलता है तो उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है, और कहती है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, और ये तुम बंद कर दो, नहीं तो मैं अपने बेटे से ये बात कह दूंगी। लिहाजा इसके बात को बहुत हल्के में लेता है, और गीता और गंगाराम दोनों, बहू और ससुर दोनों इस बात को बहुत ही हल्के में लेते हैं, और ये लोग अपना अवैध संबंध जारी रखते हैं। इससे जब तंग आ जाती है बाला तो एक दिन ये अपने बेटे को फ़ोन करती है, मनोज को, और कहती है कि बेटा घर में इस तरह से मामला चल रहा है। तो ये जैसे सुनता है इसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और जस्ट 2 दिन के अंदर ये घर पहुंच जाता है। घर में पहुंचता है, अपने पिताजी को तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन अपने बीबी को बहुत सारा खरी खोटी सुनाता है, और उसके बाद डांट फटकार लगाता है। 2-4 दिन जैसा ही ये गुजरता है, उसके बाद ये लेकर के इसको परदेश चला जाता है। अब गीता को लेकर के ये जब परदेश चला जाता है तो वहाँ पर गीता अकेले घर में रहती है, और ये एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता है। जैसे ही ये सुबह काम करने के लिए जाता है तो गीता बहुत बिगड़ी किस्म की लड़की थी, जो इसे मर्दों की बहुत चाहत रहती थी, और हमेशा ये काम वासना में डूबी रहती थी, और ये लड़कों की ही तलाश हमेशा करती रहती थी। अब जैसे ही ये मनोज घर से बाहर निकलता, ये दरवाज़ा लॉक करके और बाहर घूमने के लिए निकल जाया करती थी। अब जब ये बाहर जाती है तो वहाँ तरह तरह के लोगों के साथ मुलाकात करती है, और उनके साथ रंगेलियाँ मनाती है। इस तरह से ये
जब करती है तो इसी बीच में इनके बरेली गांव का ही रहने वाला एक व्यक्ति इनके जान पहचान का होता है और वहीं पे मुलाकात हो जाता है। अब जब वहाँ पे मुलाकात हो जाता है तो इनके साथ आना जाना बातचीत शुरू हो जाता है और ये आदमी जो होता है ये उनके पड़ोसी में ही रहता है, तो पड़ोस में होने के नाते से आना जाना भी बढ़ जाता है और गांव के भी रहते हैं, इस कारण से और भी ज़्यादा इनकी घनिष्ठता बढ़ जाती है। अब एक दिन होता क्या है, गीता का और इसके साथ अवैध संबंध शुरू हो जाता है। अब एक दिन ये दोनों आपस में घर के अंदर बैठ करके घर के अंदर ही ये लोग अवैध संबंध बना रहे थे, तभी मनोज आ जाता है और बाहर से जब ये दरवाज़ा खटखटाता है तो कुछ देर के बाद जब गीता बाहर निकलती है तो इसके बाल वगैरह उखड़े होते हैं, इसके कपड़े भी उखड़े होते हैं, इसका चेहरा भी उखड़ा होता है। तो मनोज को लगता है कि दाल में तो कुछ काला जरूर है, और जब वो पूछता है कि आखिर इतना लेट में दरवाज़ा क्यों खोला, तो वो किसी सर दर्द की बहाना दे करके चुप हो जाती है। लिहाजा मनोज घर के अंदर आता है तो देखता है कि घर के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो कि घर के अंदर बैठा है। तो पूछने लगता है मनोज कि आखिर ये क्यों बैठा है यहाँ पे और इसका काम क्या है। तो गीता कहती है कि ये पानी पीने के लिए आए थे और यहाँ पे बैठ गए। तब मनोज कहता है कि कोई भी इंसान अगर पानी पीने के लिए घर के अंदर आता है तो क्या दरवाज़ा बंद करके पानी पीता है? ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा ये पतली गली से निकल जाता है और उसको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है, और सुनाने के बाद में वहाँ से ये अपना जो नौकरी होता है रिजाइन दे देता है और वहाँ से ये दोबारा फिर से अपने घर चले आता है। अब घर आने के बाद जब पहुँचता है तो फिर से 1-2 महीना जब गुजरता है तो इसका जो पिताजी होता है रामानंद, ये बच्चे को खर्चा नहीं देता है, बहू को भी नहीं देता है, मनोज को भी नहीं देता है। तो जब 2-4 महीना गुजरता है तो पैसे की बहुत तंगी होने लगती है, और तंगी इस तरह से होती है कि मनोज को ये लगता है कि अब हमें फिर से कमाने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पिताजी भी मुझे कुछ खर्चा पानी नहीं देते हैं। अब ये प्रोग्राम बनाता है और फिर से दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए। जब ये दिल्ली जैसे जाता है फिर से गीता अपना मजा मस्ती चालू कर देती है, उसके ससुर के साथ फिर से वही अनर्गल काम चालू हो जाता है और ये अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय से जीने लगते हैं। अब इस तरह से करते करते एक गीता का चाचा ससुर होता है जो उसके हमजोली होता है, उसी के एज का होता है। रहते रहते उसके साथ भी इसका दोस्ती हो जाता है गीता का, और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बन जाता है। अब जब गीता का उसके साथ शारीरिक संबंध बन जाता है तो वो जो उसका चाचा ससुर होता है उसके दोस्त कुछ रिश्तेदारी में आए हुए थे उसके घर में, और उस रिश्तेदार के कुछ दोस्त भी थे, लगभग 2-4 आदमी होंगे। सारे लोगों के साथ गीता का संबंध हो जाता है। इसके बाद जब उसके ससुर को ये बात पता चलता है कि अरे ये गीता तो न जाने कितने सारे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, यहाँ तक कि उसके चाचा ससुर से भी बना रही है, तो ये रामानंद उसको बहुत जोर से धमकाता है और डराता है और कहता है कि तुम अपने रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तब गीता कहती है कि अरे बेवकूफ, जब मैं अपने पति की नहीं हुई, जब मेरा पति मुझे कंट्रोल नहीं कर पाया, जब मैं अपने पति के कहने पे नहीं चल पाई, तो तू कौन होता है मुझे रास्ता देने वाला, और तू मुझे क्या दे सकता है। मैं मेरे मर्जी की मालिक हूँ और मैं जो करूँगी मैं मेरे इच्छा के हिसाब से करूँगी, और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और देखना है तो देख और नहीं देखना है तो चुप रहे, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद ये बहुत जब गिड़गिड़ाता है, बहुत परेशान होता है। बहरहाल गीता तो पहले से बिगड़ी हुई लड़की थी, इसके वजह से गीता के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता था और गीता को ये भी नहीं दिखाई पड़ता था
कि जो बंदा मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा है वो मेरे हमजोली का है या मेरे से ज़्यादा उम्र का है या मेरा रिश्ते में क्या लगता है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसे तो सिर्फ अपने जिस्म की आग को ही बुझाना होता था और उसे पैसे की आवश्यकता होती थी। इसके बाद में जब ये कुछ दिन सिलसिला चलता है तो बार बार जब ये डिस्टर्ब करने लगता है रामानंद, तो ये सोच लेती है गीता कि अब हमें इस डोकरा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ना ये सुख से रहेगा और ना मुझे रहने देगा। लिहाजा गीता एक षड्यंत्र बनाती है अपने दोस्तों से मिलकर और कहती है रामानंद को कि बाबूजी, आज एक जगह हम लोग पार्टी में चलते हैं, वहाँ पे खाने पीने की फुल व्यवस्था है और फुल एंजॉय करेंगे। और उनको वहाँ पर के लेकर जाती है और जाने के बाद वहाँ पहले दारू पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उसी दारू में एक कोई भी नशीला पदार्थ डाल देती है। लिहाजा वो सो जाता है रामानंद, जो उसका ससुर होता है, और ये अपने दुपट्टे से खींच करके उसके गले को, एक तरफ ये और एक तरफ इसका जो दोस्त होता है चाचा ससुर, दोनों उसको वहीं पे इसके गले को घोट देते हैं और ये वहीं पे मर जाता है। जब इसका दम टूट जाता है तो ये गीता होती है, इसको बाइक में, खुद बाइक को चलाती है, बाइक के पीछे डेड बॉडी को पकड़ती है और उसके पीछे उसका जो आशिक होता है वो उसको पकड़ करके डेड बॉडी को बैठ जाता है। जाने के बाद रास्ते में एक सुनसान जंगल देखते हैं और वहाँ बोरी में कुछ ईंटा पत्थर भर करके और एक खाई में फेंक देते हैं। अब इधर उनको फेंक दिया जाता है। अब जब ये घर से रामानंद निकले 2 दिन 3 दिन जब गुजरता है तो इसका जो छोटा लड़का होता है वो रामानंद के नंबर पे फ़ोन लगाता है, बार बार फ़ोन करता है, 10 बार फ़ोन करता है, फ़ोन तो नहीं लगता है क्योंकि रामानंद तो मर चुका है। अब जब फ़ोन लगा लगा के थक जाते हैं तब जा कर के इससे पूछते हैं, गीता से कहते हैं कि बाबूजी का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या तुम्हें पता है? तब ये कहती है कि रिश्तेदारी में तो कह कर के गए थे और उसके बाद से मुझे पता नहीं है और तुम्हें ज़्यादा चिंता है तो जाके ढूंढ लो। जब ये बात कहती है तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है और काफ़ी टेंशन हो जाते हैं। थक हार के ये नज़दीकी थाने में पहुंचते हैं और अपने पिताजी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारे पिताजी 2 से 3 दिन हो गया गायब हैं और नहीं मिल रहे हैं। अब जब ये पुलिस इनकी FIR को दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद कहती है कि ठीक है, तुम लोग जाओ और हम अपना जांच पड़ताल शुरू करेंगे। उसके बाद जब ये चलने लगता है तो इसका जो बेटा होता है फिर से ये पुलिस वालों को एक बात और बताता है कि साहब, हमें लगता है कि जो हमारी भाभी है गीता, इनको हमारे बाबूजी के बारे में ज़रूर पता होगा क्योंकि हमारे बाबूजी और गीता का दोनों का अवैध संबंध था और काफ़ी दिन से चल रहा था और इसके वजह से हमारे घर में बहुत काफ़ी कलह भी था और इसके वजह से हमारे घर में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो मुझे लगता है कि उनके पास ही इनका जवाब होगा और आप उनके साथ ही बातचीत करें, शायद उनका पता चल जाए। लिहाजा जैसे ही पुलिस को इनपुट मिलता है वो तुरंत गीता के पास पहुंचती है और इसको अपने कस्टडी में लेती है और ले करके थाने में जाती है और वहां इसके साथ पूछताछ शुरू करती है। अब जब ये पूछताछ शुरू करती है तो पहले तो गीता नानपुर करती है, बहुत काफ़ी कहती है मुझे नहीं पता है या मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि जब पुलिस वालों अपने असलियत पर आ जाते हैं तो मुर्दा भी जिंदा हो जाते हैं और ठीक उसी प्रकार से गीता को जब पुलिस की प्रेशर हुई तो गीता अपनी सच्चाई हकीकत में कबूल कर दी और अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। अब गीता कहती है कि साहब, रामानंद तो 2 से 3 दिन हो गया, वो मर चुका है और उसने इस तरह का हरकत कर रहा था, इसके कारण से मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने उसको जान से मार दिया। इसके बाद फिर गीता के बताए हुए लोकेशन पर पुलिस वहाँ पर ऑन द स्पॉट टीम पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद में मौकाए वारदात पर लाश को अपने कस्टडी में लेती है और उसको पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है और भेजने के बाद में जो भी पंचनामा वगैरह होता है अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको सब सुपुर्द कर देती है। और इसके बाद फिर गीता के ही
बयान पर गीता को और उसके जो आशिक होता है उसको दोनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, ये कहानी कहने का बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। और इस वीडियो में और इस कहानी में आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम।